कुछ बनने की बजाय ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पर कम से कम फर्स्ट एड मिल के फिर आगे कम से कम रास्ता तो मिल जाए। बड़ी गहरी बात है, अच्छी बात है। अब जहाँ तक देश का सवाल है, जहाँ तक और चीज का सवाल है, देश अभी बहुत अच्छे हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी अपने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी बहुत सुंदर बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. जी नमस्कार, मैं राजा राई, फेस वार्ता क्या में हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क दर्शकों, जैसे कि आपसे कोशिश करते हैं आपके सामने की जमीन से जुड़ी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सफल होते हैं असफल होते हैं, ये जनता जनार्दन तय करेगी। सुझाव बॉक्स में आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं। खैर, आज के जो मेहमान हैं परंपरावादी घर से ही उनके राजनीति चली हुई आ रही है और राजनीति में उन्होंने बड़े उतार और चढ़ाव भी देखे हैं। निगम पार्षद वो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी में। आइए आज परिचय कर रहा हूँ आज के खास मेहमान से। सर नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपना नाम और मेरा नाम रवि कप्तान, वैसे रविंदर कुमार जी के नाम से मेरा वोटर आईडी बना हुआ है, उसी नाम से मेरा इलेक्शन जीता गया है, लेकिन प्रचलित नाम रवि कप्तान है। इसके पीछे कोई अधिकतर कहानी है छोटी? उसके पीछे सिर्फ एक यही कहानी है कि मेरे पिता जो बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा जी और लगभग 15 वर्ष 1983 से लेकर 1998 तक लगातार वो यहाँ से चांदनी चौक से चुने गए। पहले महानगर पार्षद के रूप में, उसके बाद में विधायक के रूप कौन सी पार्टी में थे सर? में बीजेपी से। बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से मेरा शुरू से जुड़ाव रहा शुरू से ही? हाँ, पहले जनसंघ, उस जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। मेरा पारिवारिक जो शुरू से ही पहले मेरे पिता और फिर बाद में मेरा, मैं संगठन में भी रहा। उसके बाद 2017 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दिया और मैं यहाँ से बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयी हुआ। जी जी। तो सर, आपने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव राजनीति में निश्चित तौर पे हमने तब 1900, जब मैं बता रहा हूँ ना जी कि 1983 में हमारे पिता ने पहला इलेक्शन लड़ा था और उससे पहले से ही मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने बताया कि भारतीय जनसंघ से मैं पार्टी का सदस्य रहा और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 1977 में जनता पार्टी के भी हम हिस्से रहे। उसके बाद लगातार 1980 से लगातार मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने फादर के मार्गदर्शन पे ही चल रहे हैं। निश्चित तौर पर उनसे आप, उनके नेतृत्व में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मेरा रोल मॉडल वही रहा। अच्छा। मेरे पिता, जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर पूरी चांदनी चौक में, बल्कि दिल्ली जाना माना नाम रहा है समाज सेवा की दृष्टि से, और वो भी सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। उसी तरह से मैं भी लगभग धार्मिक, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से और भी जो चैरिटेबल संस्थाएं उन सबसे जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा मुख्य जो आधार है जी वो जन सेवा है, समाज सेवा है और समाज से जुड़ा हुआ जी। अच्छा सर, आपके कार्यकाल को लगभग 4 साल हो गए जी। अभी, बिल्कुल। जब से आप अभी फिलहाल जो 5 साल जो अभी 4 साल जी, आपको, लगभग 4 साल। इन 4 साल में, क्योंकि चांदनी चौक में सबसे बड़ी जो समस्या मैंने अपने जीवन में देखी है बचपन से, जो बड़ी मशहूर रही है, वो रही है यातायात और अतिक्रमण। आपने इनके लिए कोई मुहिम चलाई? निश्चित तौर पर मैं लगातार, अभी भी आप ये समझो कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने चांदनी चौक पे यहाँ पर अपने लोगों के खिलाफ भी खड़े होके, जो भी अतिक्रमण था और सब था, जो ये आप ये समझो एनक्रोचमेंट थी, मैंने लगभग खत्म करा। चांदनी चौक में किसी तरह की कोई एनक्रोचमेंट वैसे देखने को नहीं मिली। इसी तरह से जो स्टेशन के बाहर अनऑथराइज जो वो लगा करते थे, फिर दोबारा से जैसे अभी सुनने में कोरोना काल के तुरंत बाद से मैंने जो स्टेशन के बाहर ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से या सफाई के लिहाज से जो मैंने कार्य किया, जो मैंने लगातार आवाज़ उठाई, उसमें ये
अपने स्टेशन के सामने की जो पटरियां थी वो पूरी तरह साफ कराई, और लाल किले पर वो पटरियां पूरी साफ कराई, जिससे कि लोगों को सुविधा जाने आने में मिले। ये मैंने खूब किया, और मेरे ये मैनिफेस्टो में भी मैंने अपनी बात को दोहराया था कि मैं निश्चित तौर पे चांदनी चौक से ट्रैफिक को कम करूँगा। लेकिन तभी जब हमने ये ज्वाइन किया, उसके तुरंत बाद ही शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड का काम यहाँ शुरू हुआ, जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो भी चल रहा है उसके बारे में अलग से बात करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने लगातार एनक्रोचमेंट को हटाने में, मेरे कोई से भी वक्तव्य आप चाहे वार्ड कमेटी में हो चाहे हाउस में हो, मैं लगातार इनके बारे में आवाज़ उठाता रहा हूँ और इनको साफ करने की दिशा में हमने कदम उठाए। जी, अभी अभी आपने एक बात कही, जो सौंदर्यीकरण की चांदनी चौक की बात हो रही है जी, बड़ा सुर्खियों में। संजय भार्गव जी शायद प्रधान है किस एसोसिएशन के, ये मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ। तो मैंने चलिए सर आपसे भी एक हल्की सी बाइट ले लेते, बड़ा अच्छा सौंदर्यीकरण है, लाइटें भी है, बैठने की व्यवस्था भी बड़ी ठीक ठाक थी। तो मैंने पूछा सर ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को या राजनीति कोई भी रहा? तो उन्होंने कहा किसी पार्टी को श्रेय नहीं दूंगा, ये हमने मिलकर अपने वकीलों के साथ एक मुहिम करी, प्रमाणित है मेरे पास। उन्होंने 5 लाख रुपए सालाना हम इसकी फीस भी भरते थे वकीलों को। हमने इसकी फाइट की, फाइट करने के बाद हम जीते के बाद हमने सौंदर्यीकरण करा। क्या आपकी नजर में वही नहीं है? एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक कोई सुझाव तो दे सकता है, कोई भी व्यक्ति एक सुझाव तो दे सकता है। जो चांदनी चौक रीडेवलपमेंट का बोर्ड का जो कंस्ट्रक्ट हुआ गया, क्या वो किसी संस्था ने कराया? ऐसा नहीं। पिछले 20-25 साल से लगातार इसके बारे में कोशिश हुई, इसके 10 बार मेरे ख्याल से कम फाउंडेशन स्टोन रखे गए, लेकिन उसका काम बहुत बाद में, जब उनका पिछला हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल था, जब ये रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हुआ। अब की स्थिति ये है, मैं एक बात कहते हैं, ब्यूटिफिकेशन हर एक कोई चाहता है, सौंदर्यकरण हर अपने क्षेत्र में चाहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे चांदनी चौक क्षेत्र में सौंदर्यकरण हो, चांदनी चौक में व्यापार खूब फले फूले, यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलें। लेकिन वो क्या हो रहा है? जब से ये चांदनी चौक रीडेवलपमेंट बोर्ड का काम चला है, शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड का काम चला है, क्या किसी से सलाह ली गई? क्या केवल एक चुनिंदा जिसका आपने नाम लिया संस्था से, क्या वो सभी कुछ सब डिसीजन कराने में या करने में माहिर है? क्या किसी RWA से, किसी ट्रेड एसोसिएशन से और किसी चुने हुए नुमाइंदे से इन्होंने क्या राय ली? मैं चांदनी चौक से चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, क्या मेरे से कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ चांदनी चौक में क्या होना तो चाहिए? आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं? कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने लगातार न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगातार इस बात को उठाया। यहाँ के जो सभी RWS की जो नुमाइंदगी करते हैं, जो और लोग, उन सब के साथ भी इस बात को शेयर किया। यहाँ की किसी ने कठिनाइयाँ जानने की कोशिश नहीं की। अभी क्या, जब से ये रीडेवलपमेंट बोर्ड का काम कर दिया, लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर सब सत्यानाश हो गया। आप ये समझो, इस वक्त की स्थिति, जब ये डेवलपमेंट पूरा होगा, पता नहीं क्या क्या लूट चुका होगा, क्या क्या बन चुका होगा। मैं इस बात के लिए नहीं कहता, तो बाद में पता लगेगा क्या उसके इनर आउट है। ये व्यापारिक क्षेत्र है भाई साहब। व्यापारिक क्षेत्र में जो उनकी सुविधाएं होनी चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है वो होनी चाहिए। लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, किस वक्त होगी, इस बारे में कोई दिशा निर्देश होना चाहिए, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। यहाँ के लोगों की पार्किंग कहाँ होगी, उसके बारे में होना चाहिए। तो सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब डेवलपमेंट हो, तब उसका मायने रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ के लोगों का, मैं बता रहा हूँ, अभी अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ रहने वाले, पहली बात तो यहाँ 30% लोग रह गए, लेकिन क्या, जो मैं तो कह रहा हूँ, एक आदमी भी अगर रहता है, और सरकार का ये काम है कि उसको सुविधाएं दे, अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या वो अस्पताल पहुंच जाएगा? मेरे ख्याल से रास्ते में दम तोड़ जाएगा। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। आप समझो गए, जो दरवाजे बंद हैं,
गलियां बंद है, किधर से वो अपने मरीज को लेके जाएगा, किस वक्त किस तरफ से डॉक्टर आएगा, किस तरफ से एम्बुलेंस जाएगी, कोई उसका जरिया नहीं। आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर कटरे, हर गली के बाहर का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहाँ पर, यहाँ पर चांदनी चौक में आने के लिए कोई रास्ता, कोई आप स्कूटर, मोटरसाइकिल और कुछ लेके जा नहीं सकते, गाड़ी लेके जा नहीं सकते, सब बोलिए।